जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आलोक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं N6 यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं सोल्व एसएससी सीजीएल 2023। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2023 में जो एग्जाम्स हुए थे जुलाई में, उसके फर्स्ट डे यानी कि 14 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट, ये कौन सा शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर का पेपर को हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी। एक ऐसा व्यक्ति जो ये विश्वास रखता है कि गवर्नमेंट वगैरह और रूल रेगुलेशन, लॉ वगैरह, कानून वगैरह नहीं होने चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है कि एंटेगोनिस्ट का मतलब होता है हिंदी में प्रतिद्वंदी। फर्स्ट ऑप्शन है एंटागोनिस्ट, इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी, यानी कि जो अगेंस्ट हो किसी चीज के, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता किसी चीज के अगेंस्ट हो रहा है, अगेंस्ट नहीं है, वो बिलीव कर रहा है कि गवर्नमेंट्स नहीं है। एंटी क्रिस्ट, एंटी क्राइस्ट, देखिए जो क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट है ना, द सन ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट जो है, ऐसा क्रिश्चियनिटी में बिलीव है कि जब दुनिया का या वर्ल्ड का अंत होगा, एंड होगा, तो तब उसके जीसस क्राइस्ट के अगेंस्ट में कोई पर्सन या पावर होगी, उसको एंटी क्राइस्ट कहा गया है ना। तो वो तो ये भी नहीं होगा। एडवर्सरी होता है किसी के भी विरोध में जो काम करता है, एडवर्सरी उसको कहते हैं, ये भी नहीं होगा। देखिए अनार्किस्ट है ना, अनार्की कहते हैं अराजकता को, यानी कि जो गवर्नमेंट को न मानता हो, जो रूल रेगुलेशन को न मानता हो, उनको जो है तोड़ देता हो। जैसे आपने सुना होगा काफी बार पॉलिटिशियन कहते हैं अराजकता वालियों ने, या न्यूज में भी आपने सुना होगा कि अराजक तत्व। तो अराजक तत्व मतलब ऐसे व्यक्ति जो रूल्स तोड़ते हो, है ना, गवर्नमेंट को न मानते हो, अराजकता फैलाते हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, अनार्किस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, द बॉयज एंड टीचर्स वांट्स टू विन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है ये वाला हिस्सा, हमें क्या करना है भाई, इसमें इंप्रूव करना है। तो देखिए ये वर्ब हुई और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में देखिए एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, और एंड कंजंक्शन से जोड़ रहा है, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और सब्जेक्ट में यूनिट कितनी हो जाएंगे, दो, यानी कि सब्जेक्ट में कितनी यूनिट है, मल्टीपल यूनिट्स है। सब्जेक्ट में जब मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, सब्जेक्ट कैसा होता है भाई, सब्जेक्ट होता है प्लूरल, है ना। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसे लगेगी, प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल नंबर 1, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब में जब एस लगता है तो वो क्या हो जाती है, सिंगुलर। और बेस फॉर्म वर्ब की बेस फॉर्म कैसी होती है भाई, प्लूरल, जो क्या होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा, वोंट आएगा। तो देखिए वोंट किसमें है, वोंट इसमें है और वोंट इसमें है ना। इसमें वोंट है यानी कि सेकंड नहीं आएगा। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि वोंट अपने साथ क्या लेता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए इसमें है, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है, बिना 2 के ये नहीं होगा। और 2 प्लस ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पैराजम्बल, है ना। पैराजम्बल में मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखे होंगे, तो उसमें मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दी थी कि कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढा जाता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन हमारे केस में क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमें दिए हुए हैं, बीच का जो हिस्सा है ये जंबल कर दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ढूंढते हैं। तो वो जो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्टरी जो हमारी लाइन है, वो हमें पहले से ही दी हुई है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जो टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी डिटेल्स होती है। तो देखो डिटेल्स कहाँ पे है इसकी, इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यूज़पेपर स्पेशली ऑफ द पॉपुलर वैरायटी एम टू डू 2 थिंग्स। ऐसे न्यूज़पेपर जो पॉपुलर हैं वो दो चीजों के लिए एम करते हैं, क्या करने के लिए, टू इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड टू एंटरटेन, और क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए 2 चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है, 2 टर्म्स, टू इन्फॉर्म और क्या करते हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि डिटेल्स क्या है। तो देखिए यही देखिए, एंटरटेनमेंट में बी प्रिंसिपली फाउंड इन द सेंटर पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर, इन सम ऑफ द फ्यूचर आर्टिकल्स एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज। देखिए ये कह रहा है कि एंटरटेनमेंट जो है वो प्रिंसिपली मुख्यतः कहाँ मिल सकता है, मे का मतलब पॉसिबिलिटी, उसके मिलने का संभावना है सेंटर पेजेस पे, है ना।
इन सम ऑफ द फीचर आर्टिकल्स एंड इन सम लोकल न्यूज स्टोरीज, लोकल न्यूज स्टोरीज में या सम कुछ फीचर आर्टिकल्स में। तो यहाँ इसने इंट्रोड्यूस किया एंटरटेन को और क्या किया यहाँ पे उसकी डिटेल्स बताई। दूसरे में देखिए द प्रिंसिपल एम ऑफ द शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट, यहाँ पे देखिए शॉर्ट न्यूज रिपोर्ट ऑन द फ्रंट पेज इज टू इन्फॉर्म, यहाँ पे देखिए इन्फॉर्म है ना, इसमें एंटरटेनमेंट की जो डिटेल है वो पी ने बताई और इन्फॉर्म की डिटेल तो किसने बताई, क्यू ने बताई, है ना। तो ये तो बिल्कुल सीधा ही बन रहा है कि भाई न्यूज़पेपर उसके बाद पी और क्यू, है ना। अच्छा इसको मैं तो आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक एक स्टेप देखना है और क्या करना है, ऑप्शन चेक करने हैं। जैसे आपको पता चल गया कि ये क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है जो दिया ही हुआ है। उसके बाद सेंटेंस जो आएगा वो आएगा एंटरटेनमेंट। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें एक टर्म को क्या क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है, उस टर्म की जो डिटेल बताई गई है वो इसमें बताई गई है ना। तो इसका मतलब पहले क्या आएगा, पहले पी आएगा। देखिए इसमें जो है शुरू में कहीं भी पी नहीं है सिवाय एक को छोड़ के, तो सेकेंडरी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। फर्दर अगर डिटेल में हमें देखना है ये पी क्यू आर एस ऐसा क्यों हुआ, तो उसके वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आपको डिटेल में करना नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, टाइम बचाना है और अपना आंसर लगा के आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने इसकी डिटेल दे दी इंटरटेनमेंट की पी में और इन्फॉर्म की डिटेल दे दी इसमें क्यू में, है ना। उसके बाद आया आर मोस्ट न्यूज़पेपर आर पब्लिश डेली एंड द न्यूज रिपोर्टर्स मस्ट मेक श्योर दैट दे हैव अप टू द माइन्यूट न्यूज, है ना। तो बहुत सारे न्यूज़पेपर जो है रोज पब्लिश होते हैं और न्यूज रिपोर्टर्स को ये श्योर करना चाहिए कि वे जो है अप टू द माइन्यूट यानी कि सूक्ष्म न्यूज भी क्या हो वो अपडेट रखे, ठीक है। और इन देयर न्यूज रिपोर्ट्स दे विल aim to create a sense of immediacy to convey the impression that they have rushed the news to the reader and that the information contained is very latest, है ना। वो क्या करेंगे, एक सेंस ऑफ इमीडिएसी यानी इमीडिएट मतलब बहुत जल्दी, है ना, कि अभी अभी न्यूज आई है। वो सेंस ऑफ इमीडिएसी क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, जिससे आपको पढ़ के ऐसे लगेगी कि जो है इमीडिएटली अभी न्यूज आई है। टू कन्वे द इम्प्रेशन दैट दे हैव रश्ड द न्यूज टू द रीडर, की जिससे ये इम्प्रेशन जाए कि उन्होंने एकदम न्यूज को क्या कर दिया है, रीडर के पास रश कर दिया है, एकदम लेके चले गए हैं। दैट द न्यूज कंटेन, जो न्यूज कंटेन की गई है वो क्या है, वेरी लेटेस्ट है। रिपोर्टर ऑल्सो विश, देखिए ऑल्सो विश है ना। ऑल्सो विश यानी कि उसने और भी विश की होगी पहले। रिपोर्टर ऑल्सो विश, रिपोर्टर ये विश भी करता है यानी कि एक और पहले विश की होगी, यानी कि लास्ट सेंटेंस के पहले क्या होगी, फर्स्ट विश इसमें है तो लास्ट के पहले फर्स्ट आएगा, उसके बाद उसके पहले बचा के आर तो आर आ जाएगा एस के पहले, तो पी क्यू आर एस इसका पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्या आ गया यहाँ पे, पैराजंबल है, इसको सोल्व करते हैं भाई, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। इसमें देखिए हमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस और कंक्लूजन नहीं दिया गया है, पूरा पैरा क्या किया है, जंबल किया गया है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम सीधे ढूंढेंगे। देखिए ड्यूरिंग द समर, देखिए द समर, है ना, द किसी भी नाउन में लगता है तो वो होती है डेफिनेट। डेफिनेट मतलब उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये अगर पहला सेंटेंस होता तो इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, हमें कहाँ दी गई है। अगर हम इसको पहला सेंटेंस मान ले तो हमें इस समर की इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई है, यानी कि इसको डेफिनेट बनाया गया होगा। डेफिनेट बनाया गया होगा तो इसके पहले कोई सेंटेंस होगा जहां समर को क्या किया गया होगा, डेफिनेट किया गया होगा। यानी कि पहला जो है ये हमारा क्या नहीं बन सकता, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब सेकंड देख लेते हैं, आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट। आई एम स्पेशली प्राउड ऑफ इट, मैं इस पर क्या हूँ, स्पेशली प्राउड फील करता हूँ या स्पेशली प्राउड हूँ इस पे, किस पे, है ना, मतलब है किससे, यानी कि जिस पे वो प्राउड करता है वो सेंटेंस, वो बात किसी सेंटेंस में इससे पहले कही गई होगी, यानी कि ये भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। द ट्री, अब यहाँ देखिए फिर से द आ गया, है ना। द ट्री, भाई कौन सा ट्री, ट्री अगर डेफिनेट है तो उसको डेफिनेट बनाया गया होगा, है ना, उसको डेफिनेट बनाया गया होगा। डेफिनेट बनाया गया होगा तो पहले बनाया गया होगा। तो ना ए है ना बी है ना सी है, यहाँ पे देखे तो बचा क्या, डी, यही हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। चलिए देख भी लेते हैं कैसे,
लास्ट समर आई स्पेंट मैनी डेज इन द गार्डन वॉचिंग थाउजेंड्स ऑफ आंट्स एंड रोलिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्रीज। उसने जो पिछली समर है उसमें बहुत सारे दिन गार्डन में गुजारे, किसको, बहुत सारी थाउजेंड और हजारों आंट्स को जो है क्रोलिंग रेंगते हुए देखा अप टू द ट्रंक ऑफ माई प्राइज पीच ट्री के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखिए BACD यानी कि डी जो इंट्रोडक्टरी है वो एक ही सब्जेक्ट में हम आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और फालतू हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, मिस्टर खन्ना इज क्वाइट डैश टुवर्ड्स विक्टिम, इसमें हिंट दिया गया है। देखिए कैलस, कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन, जिसमें संवेदना ना हो, है ना, बिल्कुल करुणा विहीन व्यक्ति, ठीक है। और इसमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट एंटोनियम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैलस मतलब संवेदनहीन, और ये कैसा वर्ड है, ये एक निगेटिव वर्ड है ना, संवेदनहीन है, निगेटिव है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका एंटोनियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देख लेते, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब जो दूसरों की फीलिंग्स को समझता हो, दूसरे की सफरिंग्स को समझता हो, यानी कि ये तो पॉजिटिव वर्ड है भाई, अच्छा इंसान है। रेशनलिस्टिक जो तार्किक हो, है ना, ये भी क्या है भाई, पॉजिटिव है। अनसिंपैथेटिक जो दूसरे की फीलिंग्स को ना समझता हो, ये क्या है भाई, निगेटिव है। नॉन डिप्लोमेटिक जो कूटनीतिक ना हो, है ना, जो कूटनीतिक, अकूटनीतिक, ये भी क्या है, एक निगेटिव वर्ड है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो दोनों से सिनोनियम होने की संभावना है भाई। निगेटिव का जो अपोजिट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। आप यहाँ पे देखिए कैलस, जिसमें संवेदना नहीं है, उसका अपोजिट क्या हो सकता है, जो दूसरों की फीलिंग समझता है वो, है ना भाई। संवेदनहीन किसी व्यक्ति का नहीं, दूसरों की फीलिंग को ना समझता हो। मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और आप बस निकले जा रहे हैं, तो आप कैसे संवेदनहीन व्यक्ति है, यानी कि आपके अंदर उसको देखे करुणा नहीं जाएगी। लेकिन जो सिंपैथेटिक व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो उसके पास जाएगा, उसकी मदद करेगा। क्यों, क्योंकि वो उसकी सब को समझ रहा है। तो इसका एंटोनियम क्या हो गया भाई, सिंपैथेटिक, ठीक है। चलिए 6 देखते हैं। ईडियम है टू किक द बकेट। टू किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, मरना, है ना। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लिखूं, एवरीवन हैज टू किक द बकेट वन डे। तो इस सबको क्या करना है भाई, बाल्टी में लात मारनी है एक ना एक दिन तक, एक ना एक दिन। तो ऐसा नहीं भाई, इडियम्स का जो है लिटरल मीनिंग नहीं होता है, ऐसे नहीं कह सकती बाल्टी में लात मारनी है। किक द बकेट का मतलब होता है भाई मरना है सबको एक ना एक दिन, ठीक है। तो इसके फिगरेटिव मीनिंग्स होते हैं हमेशा, ये भी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए 7 देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है हमें क्या करना है, देखना है। देखिए, द कलेक्टर पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू द स्टेच्यू ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर होइस्टिंग द फ्लैग, है ना। देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है होस्ट, एक होता है होइस्ट, है ना। कंफ्यूजिंग वर्ड से इन्हें देखना भी। होस्ट क्या होता है, किसी को रिसीव करना, रिसीव करना, किसी को स्वागत करना। जैसे अगर मेरे घर कोई गेस्ट आते हैं तो मैं क्या हूँ, होस्ट हूँ उनका, ठीक है ना। और मैं कहीं जाता हूँ तो जिनके मैं यहाँ जा रहा हूँ वे क्या है, मेरे होस्ट है, जो मुझे वेलकम कर रहे हैं, मुझे रिसीव कर रहे हैं, जिनके यहाँ मुझे रहना है, ठीक है ना, जो मेरा वेलकम कर रहे हैं। मैं जहाँ गया हूँ, जिनके यहाँ गया हूँ वो क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। और होस्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, कोई चीज ऊपर उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, HOIST, होइस्ट, ठीक है। तो होइस्ट HOIST, ना कि HOSTING, ये होस्ट हो गया। होस्ट का मतलब क्या होता है, रिसीव करना। यहाँ गांधी जी ने, यहाँ सॉरी, यहाँ जो कलेक्टर ने जो झंडा क्या किया है, झंडे को होस्ट नहीं किया है, होइस्ट किया है ना। होइस्ट किया है मतलब झंडे को ऊपर उठाया, झंडे को रिसीव नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे होइस्ट आएगा, और होइस्ट की सही स्पेलिंग होती है HOIST। यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या है ये, वर्ड्स अंडरलाइन विच वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड, है ना। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ध्यान रखना है। तो भाई ये स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये इनकरेक्टली है, इसकी सही स्पेलिंग होती है भाई SPO NET1, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी ये होती है इसकी सही स्पेलिंग, EIT1,
ठीक है। सिनोनियम देखना है भी, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, है ना। ये कैसा है, निगेटिव वर्ड है, सिनोनियम भी निगेटिव होगा, तो ये भी निगेटिव है। एम्पैथेटिक ये पॉजिटिव है, जो दूसरों की फीलिंग्स को समझता हो। प्लीजेंट ये भी पॉजिटिव है। हॉस्पिटेबल ये भी पॉजिटिव है ना, मित्रतापूर्ण व्यवहार। तो यहाँ पे निगेटिव है, इसका सिनोनियम भी निगेटिव होगा, तो अनफ्रेंडली क्या हो गया, इसका सिनोनियम हो गया। यहाँ पे देखिए इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को बनाना है। तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाते हुए क्या ध्यान रखना है कि भाई हमारा जो टेंस है और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस है ना, वो कभी चेंज नहीं होते। तो टेंस क्या है इसमें, पास्ट है, और डिग्री ऑफ कंप्लीट क्या है, ये सिंपल है, यानी कि इंडेफिनिट है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, ये पास्ट है। यहाँ पे देखिए वॉज, ये वॉज क्या है, बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म के बाद मैंने आपको बताया था कि हमेशा या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। बैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि तो सेंटेंस क्या है, गलत है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रेजेंट में है, ये गलत है। तो ये भी क्या है, प्रेजेंट में है, ये भी गलत है। ये पास्ट में है, ये ठीक है। पास्ट में है और सिंपल में है, यानी कि इसका थर्ड आंसर हो गया। ये ट्रिक्स होती है ना रोल करने की, हमें वहाँ पे कोई पीएचडी तो करने जाना नहीं है भाई एग्जाम में, हमें सिंपल क्या करना है, अपना आंसर ढूंढना है और आगे चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिनोनियम ढूंढना है इसका, रेडी का, भाई रेडी का सिनोनियम ढूंढना है। तो अगर आपको वर्ड जो है, वर्ड का मीनिंग पता है, जिसका सिनोनियम या एंटोनियम ढूंढना है, तो सेंटेंस को गोली मारो भाई, है ना, और सीधा कहाँ चलो, एंटोनियम सिनोनियम के द्वारा ये फिर ट्रीट करो, है ना। सेंटेंस पढ़ने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो रेडी का सिनोनियम क्या हो सकता है भाई, लिसनिंग का मतलब तो सुनना होता है, इक्विप्ड का मतलब किसी चीज से अपने आप को एकदम सुसज्जित कर लेना, है ना, इक्विप्ड कर लेना, तो ये भी नहीं हो सकता। रेडी का मतलब प्रिपेयरिंग, ये हो सकता है। और ऑर्गेनाइज का मतलब कुछ चीज मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका क्या हो गया भाई, थर्ड आंसर हो गया। चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करनी है। आफ्टर नोइंग ट्रूथ द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। देखिए आर्टिकल की मैंने आपको बात बताई थी, आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन और द, ये इंडेफिनिट चीजों के लिए लगते हैं और ये डेफिनेट के लिए, ये डेफिनेट चीजों के लिए लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रूथ है, ये जो नाउन है ट्रूथ, ये कैसा है, यहाँ पे डेफिनेट है। क्यों, क्योंकि जूरी को क्या पता चल गया, सच पता चल गया। तो जो सब जूरी को पता चल गया, ये तो क्या हो गया, फिर ये डेफिनेट हो गया, कोई रैंडम तो रहा नहीं, डेफिनेट हो गया। तो इसके पहले क्या आएगा, द। तो आफ्टर नोइंग द ट्रूथ एरर इज इन पार्ट, एरर ऑप्शन नंबर 3 सीट है, और फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनियम देखना है भाई किसका, कंपेल्ड का, है ना। कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना किसी चीज के लिए, है ना, किसी को मजबूर करना किसी चीज के लिए। तो कैसा है, ये मजबूर करना अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है भाई। तो ये है एक नेगेटिव वर्ड, इसका एंटोनियम होना चाहिए पॉजिटिव। देखिए इंड्यूस क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, है ना, इंस्पिरेशन देना। डीमर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है पश्चाताप करना, इस तरह से कुछ होता है। कन्फेस का मतलब होता है अपनी, जो अपने पाप वगैरह कुछ काम किए हैं उनको स्वीकारना एक तरीके से, है ना। तो ये भी जो है पॉजिटिव वर्ड है। और ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो ये तो हो नहीं सकता भाई एंटोनियम, है ना, ये भी नहीं हो सकता। ये दोनों तो सिनोनियम होने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें से देख लें भाई, प्रेरित करना और कन्फेस, देखिए अपने पापों वगैरह को स्वीकारना, इसका तो कोई मतलब नहीं है मजबूर करने से किसी को, तो ये तो नहीं हो सकता। इसका क्या हो गया, इंड्यूस्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ देखिए आइडेंटिफाई, ये क्या है, आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स इन द पैसिव। ठीक है, द चिल्ड्रंस वर नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक्स, इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को हमें पैसिव में बनाना है ना। क्योंकि इस बार ये देखा गया है कि वो इस तरह से सेंटेंस को इंक्लूड करके बस टाइम वेस्ट कराने के लिए दे रहा है, डायरेक्ट नहीं दे रहा है ना। तो सबसे पहले तो यही फाइंड आउट करने में तोड़ते उड़ जाएंगे कि भाई करना क्या है, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, अब आपको पता चल गया है तो प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो चलिए देखते हैं। द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स, तो ये बुक्स क्या है, इस वर्ब का रिसीवर है, रिसीवर को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, तो द बुक्स क्या आ जाएगा भाई, द बुक्स है ना, पास्ट में है तो वर्ब, प्लूरल है तो वर्ब, और ये क्या है भाई, नेगेटिव है, वर नॉट। रीडिंग का क्या हो जाएगा भाई, बीइंग रीड, बीइंग रेड। अब यहाँ पे डूअर के लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग कई तरह से होता है। इसका होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, इसका होता है प्रयोग टाइम के लिए, और इसका प्रयोग होता है डूअर के लिए, ठीक है ना। और भी होते हैं लेकिन मेन मेन ये तीन है। तो डूअर कौन है इसका, द चिल्ड्रन है भाई, कौन नहीं कर रहा है, चिल्ड्रन नहीं कर रहा है, चिल्ड्रन क्या है, डूअर है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है, मेन फ्रेम हमारा खत्म हो चुका है। तो डूअर के लिए कौन सी प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बाय का, तो बाय द चिल्ड्रन। तो द बुक्स वर नोट बीइंग, अच्छा आस्क है, ये पूछना है भाई, ये पूछना है ना, तो क्या आ जाएगा, वर इधर आ जाएगा, वर द बुक्स नोट बीइंग रेड, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोडक्टरी स्ट्रक्चर है, तो इंट्रोडक्टरी में क्या आ जाता है भाई, वर्ब कहाँ आ जाती है, पहले आ जाती है, ठीक है। देखिए भाई, शी रिमाइंड्स मी ऑलवेज, एक तो यहीं पे देखो गड़बड़ है भाई, ये जो ऑलवेज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले आती है। खैर हम अपने काम से काम मतलब रखते हैं, हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, ये इंप्रूवमेंट करना है। एक क्लोज इसमें ये है, और एक क्लोज इसमें ये हुई, और दूसरी क्लोज जो है वो ये हुई, है ना। इस क्लोज में हमें फिल करना है, वो हमेशा कि मुझे रिमाइंड करती है, तो यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन हमेशा प्रेजेंट में होता है। और यहाँ पे देखिए वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वर्ब भी क्या करनी है, फिल करनी है। तो वर्ब किस में होगी भाई, वो प्रेजेंट में होगी, हैड आ नहीं सकता, है ना। अच्छा बचा क्या, हैज, हैव और मस्ट बचा। देखिए मस्ट एक मोडाल है, मोडाल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यहाँ पे है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, तो मोडाल भी नहीं आएगा। प्रेजेंट में आई के साथ इसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रेजेंट आई को प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, तो क्या आएगा, हैव, हैज भी नहीं आएगा, हैज है सिंपल है ना। एक्चुअली सिंगुलर प्लूरल कहने के लिए कह लेते हैं, बाकी आई जो है फर्स्ट पर्सन है और इसके अपने अलग रूल होते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर बात करें तो आई वर्ब नहीं करेंगे, आई वॉज करेंगे। वर्ब भी होता है जब हम मूड्स का प्रयोग करते हैं, वो होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड में, ठीक है। यहाँ देखिए, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है भाई। द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबाउट द बीस्ट ऑफ द फील्ड। ये क्या कह रहा है, गॉड ने जो है मैन को क्रिएट करा है उसके जो है पर्सनल व्यू में, पर्सनल व्यू यानी कि उसके व्यक्तिगत दृश्य में। इसका हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट देखना है, इसके जगह क्या प्रयोग हो सकता है। देखिए ओन इमेज है ना, उसके पर्सनल इमेज में, उसके अपनी इमेज में, तो ये हो सकता है। देखिए ग्लोरी का मतलब होता है महिमा मंडन करना, ये नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है भाई। व्यू से महिमा मंडन का मतलब, आइडिया का मतलब होता है उपाय या योजना, इसका कोई मतलब नहीं होता व्यू से। और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो बहुत यही सा है, फर्स्ट इसका क्या है आंसर। देखिए मिस द बोट, मान लीजिए आपको जाना है स्कूल और सड़क है नहीं, एक नदी पार कर दी, ठीक है ना, क्या करनी है, एक नदी पार करनी है, और सुबह को 7 बजे एक ही बोट जाती है। आप हो गए लेट, आप पहुंचे 7:05 पर, बोट जो है वो निकल चुकी है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको नदी तैर के जाना पड़ेगा। तो अच्छा ऑप्शन क्या था, बोट या नदी में तैर के जाना, नदी में तैर के जाना। तो बोट निकल गई, आपने बोट मिस कर दी, तो क्या हो गया, एक अपॉर्चुनिटी क्या कर दी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने खो दी। तो मिसिंग द बोट अपॉर्चुनिटी को कहते हैं मिस द बोट, टू मिस द बोट, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक और PQRS आ गया भाई, सेट में तीसरा है ये। चलिए देखिए, द आउटकम इज मच मोर लाइकली टू बी फेवरेबल। देखिए आउटकम यानी कि रिजल्ट, भाई किसका रिजल्ट ये तो बताओ, है ना। इसका मतलब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, आउटकम की बात कर रहा है, रिजल्ट की बात कर रहा है। आउटकम का मतलब रिजल्ट या परिणाम है ना, तो फर्स्ट नहीं हो सकता। मैनी ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ देयर इकोनॉमिक्स इन वन वे ऑफ अनदर। भाई बहुत सारी अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या करेंगी, प्रमोट करेंगी इसको, ग्रोथ को, किसकी,
उनकी इकोनॉमिक्स की, उनकी सॉरी इकोनॉमी की किसी भी तरीके से वन वे और अनदर, किसी भी तरीके से, नो मैटर वेदर दे रिसीव सब्सटेंशियल आउटसाइड एड, ये मतलब नहीं रखता कि वो बाहर से एड प्राप्त करें इन द प्रोसेस और नोटिस प्रक्रिया में या ना करें, है ना। तो यहाँ पे हमें कुछ पता नहीं चला कि भाई हो भी सकता है ये और नहीं भी हो सकता है ना। तो बाय सब्सटेंशियल एड, देखिए एड की यहाँ पे बात की गई है ना, बाय सब्सटेंशियल एड, एड को इंट्रोड्यूस यहाँ किया गया है और इसको जो है इसकी डिटेल यहाँ बताई गई है। तो पहले हम इस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद उसकी डिटेल्स बताते हैं, है ना। तो यानी कि ये तो इसके हमेशा बाद ही आएगा, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दैट कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट हाउएवर इज लाइकली टू बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस, द कैरेक्टर ऑफ दैट डेवलपमेंट यानी कि वो डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट भी, यानी यहाँ तो इसके पहले किसी डेवलपमेंट की बात नहीं, यानी जिसके पहले कोई सेंटेंस है जहाँ कोई डेवलपमेंट की बात हुई होगी, डी तो नहीं हो सकता। इसका मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या है हमारा, बी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो बी से इंट्रोडक्टरी, बी से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए भाई, एंटोनियम देखना है एडेज का, एडेज का मतलब होता है भाई कहावत, डू यू नो द ओल्ड एडेज द शो मस्ट गो ऑन, कि भैया शो मतलब चालू रहना चाहिए, ये बहुत ही फेमस क्या है, कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह दिया भाई। तो एडेज का मतलब क्या होता है, कहावत, है ना। उसका एंटोनियम देखना है हमें, रिव्यू, रिव्यू का मतलब होता है किसी बात को, किसी की बात को खंडन करना, है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, एडेज कहावत का मतलब नहीं हो सकता। एडिक्शन का मतलब होता है लत लगना किसी चीज की, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। डेयर का मतलब होता है गुस्सा करना, ये भी नहीं हो सकता। मिस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बुरे तरीके से कंस्ट्रक्ट करना, है ना। तो इसका एंटोनियम क्या बचा, मिस कंस्ट्रक्शन बचा, यही है, ठीक है ना। थर्ड इसका क्या है भाई, आंसर। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई एंटोनियम बताना है किसका, ऑप्टिमिस्टिक का। मैंने कहा है भाई सेंटेंस वगैरह पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब बस उनके जो है चोचले हैं टाइम खराब करवाने के तुम्हारे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावादी जो हमेशा जो है आशान्वित रहता हो, है ना। निराश, जैसे मैं कहूँ कि भाई चल आजा, मतलब $1 बिलियन कंपनी बनाएंगे, हाँ चल भाई ठीक है, कल कोई बनाएंगे, चल भाई फॉर्चुनर ले, हाँ भाई चलो ठीक है, कल कोई लिया, मतलब बहुत आशावादी, वो कभी निराशा नहीं होता है ना। अब इसका ऑप्टिमिस्टिक ये पॉजिटिव वर्ड है भाई, है ना। इसका एंटोनियम ढूंढना है तो नेगेटिव वर्ड होगा, स्टे का मतलब होता है रुकना, है ना, ये तो नहीं हो सकता। इसका एंटोनियम इंसिडेंट का मतलब होता है कोई घटना, ठीक है। तो आशा का घटना से कोई मतलब नहीं, कोई आशावादी है उसका एंटोनियम कोई घटना तो नहीं हो सकती, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। ग्लोमी का मतलब होता है निराशा, निराशावादी या निराशाजनक। निराशाजनक, ठीक है ना, यानी कि जो निराश रहता हो बस। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, निराशाजनक। पॉजिटिव का मतलब ये तो भाई पॉजिटिव है, इसका एंटोनियम पॉजिटिव का एंटोनियम पॉजिटिव नहीं हो सकता, है ना। ये है निगेटिव वर्ड, तो इसका ग्लूमी क्या हो गया, इसका एंटोनियम हो गया उल्टा हो गया। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो ये क्या है भैया, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट जब हम सोल्व करते हैं सबसे पहले हम स्कीम करते हैं, है ना। स्कीम में हमें क्या करना होता है, स्कीम में हमें ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है और पढ़ के दो चीजें एक्सेप्ट करनी होती हैं। कौन सी चीजें, पहला फर्स्ट चीज हमें स्कीम करने से, स्कीम में क्या करनी होती है, एक्सेप्ट करनी होती है, वो है फर्स्ट चीज है टॉपिक, इस टॉपिक की बात हो रही है ना। और सेकंड चीज है टोन। टोन कैसी हो सकती है भाई, पॉजिटिव हो सकती है, यानी कि जो राइटर है, जो लेखक है, उस लेख का, इस क्लोज टेस्ट का, वो किसी टॉपिक के बारे में या तो बुराई कर रहा होगा या अच्छा ही कर रहा होगा, या फिर हो सकती है नेगेटिव, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखो भाई, द सन इज द स्टार ऑफ सेंटर, इट इज नियरली परफेक्ट गोल ऑफ प्रॉब्लम, द सन इंस्पायर्ड अस सिंस मैथोलोडियन रिलीजन, मैथोलॉजी एंड रिलीजन अराउंड द वर्ल्ड, इट कीप्स प्लांट्स वार्म। क्या कर रहा है, सन की बात कर रहा है। टॉपिक क्या है भाई इसका, सन है। तो सन के बारे में क्या बात कर रहा है भाई, टोन कैसी है भाई, पॉजिटिव, है ना। बात कर रहा है सन की, टोन है पॉजिटिव। तो चलिए अब करना शुरू करते हैं। तो सन इज द स्टार
एट द सेंटर ऑफ डैश सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का जो है सेंटर क्या है, स्टार है जो सेंटर है सोलर सिस्टम पे। और यहाँ ये सोलर सिस्टम क्या है भाई, नाउन है, और नाउन के पहले क्या आएगा भाई, एडजेक्टिव आएगा या फिर आर्टिकल आएगा। तो सोलर सिस्टम क्या है भाई, एक सेलेशियल बॉडी, नेम ऑफ सेलेशियल बॉडी है ना। सेलेशियल बॉडी यानी कि जो स्पेस में जो बॉडीज होती हैं उनको सेलेशियल बॉडीज कहते हैं। सेलेशियल बॉडीज के पहले आर्टिकल दा लगता है। अच्छा, आप कहोगे कि भैया ह्यूज क्यों नहीं लगाया, ह्यूज भी तो हो सकता है, ह्यूज सोलर सिस्टम बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटा एक बार में एक ही ऑप्शन तो फिल कर सकते हैं। अगर हमने ह्यूज फिल कर दिया तो दा मिसिंग हो जाएगा, और दा का होना इंपॉर्टेंट है, ह्यूज का होना इंपॉर्टेंट है ना। दा का होना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल होना इंपॉर्टेंट है, यूज होना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो हो यूज भी सकता है, लेकिन फिर हम दा नहीं लगा सकते, इसलिए दा यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑप्शन दा। सेलेशियल बॉडी के साथ हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, बात यही ध्यान रखना। सेकंड देखते हैं, इट इज अ नियरली परफेक्ट बोल, ये एक बिल्कुल परफेक्ट बोल, परफेक्ट लगभग परफेक्ट बोल क्या करते का है, वो हॉट प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा से बना हुआ है। ठीक है, द सन हैज इंस्पायर्ड अस सिंस एंशिएंट टाइम्स, पुराने जमाने से ही सन क्या है, हमें प्रेरणा दे रहा है। इट इज सेंट्रल टू मिथोलॉजी एंड रिलीजन, ये क्या है, मिथोलॉजी और रिलीजन धर्मों का क्या है, सेंटर है। इन इसमें सेंटर है, ये प्रोसेसेस में, प्रक्रियाओं में सेंटर है नहीं, टाइप्स प्रकारों में सेंटर है नहीं, है ना। सीन्स दृश्यों में सेंटर है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता। तो सेंटर किसमें है, कल्चर में, है ना। कल्चर्स में जो भाई यहाँ पे देखो रिलीजन है, मिथोलॉजी है, इससे समझ में आ रहा होगा कि सेंटर किसका है, ये है ना, किसका सेंटर है भाई, कल्चर्स का सेंटर है ना, कल्चर्स का। तो यहाँ पे भाई देखते हैं, सेकंड का हो गया, फोर्थ आगे चलते हैं। इट कीप्स अवर प्लेनेट वार्म इनफ फॉर लिविंग थिंग्स टू ग्रो, ये क्या करता है, हमारे प्लानेट को इनफ वार्म रखता है, इनफ गर्म रखता है, जिससे क्या कर सकें, लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं क्या कर सकें, वे ग्रो कर सकें। इट गिव्स अस लाइट, ये हमें लाइट देता है, सो वी कैन सी, जिससे हम देख सकते हैं या देख सकें। इट इज बाय फार, ये अभी तक का द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये अभी तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एनर्जी का, ये अभी तक का एनर्जी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जेस्चर है, हाव भाव है नहीं, सोर्स है, हाँ सोर्स हो सकता है, सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है नहीं, कंट्रोल है नहीं, तो क्या है भाई, सोर्स है ना, सोर्स है, स्रोत है किसका, एनर्जी का। तो थर्ड का क्या हो गया भाई, बी। चलिए, इट इज अबाउट 100 टाइम्स एज वाइड, ये क्या है, 100 टाइम्स चौड़ा है ना। एज वाइड देखिए, एज मैंने आपको जो कल आपने कंजंक्शन की वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पेयर बताया था, एज का पेयर कंजंक्शन किसके साथ होता है, एज के साथ। ये सिंपल ग्रामर का जो है तो रूल लग रहा था, तो एज का पेयर होता है, एज के साथ कुछ सोचना नहीं है ना। चलिए 25 देखते हैं। इफ देयर वर नो सन मेनी थिंग्स वुडंट अकर, अगर वहां पे कोई क्या नहीं होता, सन नहीं होता, वो इमेजिन कर रहा है, यहाँ से इमेजिन कर रहा है लेखक, अगर कोई सन नहीं होता तो बहुत सारी चीजें कभी घटती ही ना, लाइक फोटोसिंथेसिस कभी नहीं होता, और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है ना, विच वुड हैव कॉज्ड, जो क्या करता, यानी कि जो एब्सेंस है इन चीज की वो क्या करती, कॉज्ड नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या नहीं होता इनके बिना, भाई ऑक्सीजन नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो लाइफ का क्या नहीं होता, लाइफ का कोई वजूद नहीं होता। क्या स्किल नहीं होती लाइफ की, लाइफ की स्किल का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं बना। लाइफ को खत्म नहीं होता, अरे शुरू ही नहीं होती भाई, खत्म कैसे हो जाती, एनहेंसमेंट, लाइफ जो है एनहेंस करती, फलती फूलती नहीं। ऑक्सीजन के भाई अभाव में और फोटोसिंथेसिस के अभाव में लाइफ के फलती फूलती नहीं, तो लाइफ का क्या नहीं होता, ऑक्सीजन के बिना, लाइफ का ऑक्सीजन और फोटोसिंथेसिस के बिना एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व नहीं होता। तो इतनी बात समझ में है। देखिए 25 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना, और मैं उम्मीद करता हूँ भाई आपने कुछ सीखा होगा इससे। अगर अच्छा लगा और चाहते मैं ऐसी वीडियो जो है और बाकी सारी शिफ्ट्स का क्या करें, हम सॉल्यूशन करें, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक तो वीडियो को आप करेंगे अगर समझ में आया है तो। बाकी मिलते रहेंगे भाई, है ना। चलिए ठीक है।
बाय।